Hello everyone and welcome to my channel. This is Amirahi. Today we will discuss about salient features of the Constitution Part 3. आज हम लोग संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। Constitutions are classified into rigid and flexible. यानी संविधान को रिजिड और फ्लैक्सिबल में भी वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, रिजिड क्या होता है वो देख लेते हैं। रिजिड रिक्वायर्स स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, यानी इसमें संशोधन के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। फ्लैक्सिबल Flexible is one that can be amended in the same manner as the ordinary laws are made. ठीक है, जैसे एक आम कानून बनाया जाता है उसी तरह से इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन के ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नीचे हम लोग देख लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लैक्सिबल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिजिड है ना ही फ्लैक्सिबल है। तो क्या है देख लेते हैं हम लोग। बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ, यानी दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, आर्टिकल 368 क्या प्रोवाइड करता है हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। 2 तरह के अमेंडमेंट्स ये प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सा देख लेते हैं हम लोग। Some provision can be amended by special majority, यानी 2/3 बहुमत से of the parliament। कुछ प्रोविज़न को स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा संशोधन किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं। Some provision can be amended by special majority of the parliament and the ratification by मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। मतलब कुछ प्रोविज़न को अमेंड किया जाता है संसद के द्वारा, लेकिन उसमें आधा से अधिक जो है राज्य का रैटिफिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। सम प्रोविज़न कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द मैनर ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी आम विधायी प्रक्रिया के द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो संशोधन होगा ये दिस अमेंडमेंट्स डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो प्रोसीजर होगा ये अंडर आर्टिकल 368 में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। ठीक है, अब फेडरल सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फेडरल और यूनिटरी में क्या मतलब कि डिफरेंट होता है। ठीक है, देख लीजिए। पहला इसमें पॉइंट मैंने लिखा है डिवीजन ऑफ पावर टू गवर्नमेंट, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड बाइकैमरलिज्म। ठीक है, अब हम लोग यूनिटरी देख लेते हैं। यूनिटरी मतलब नॉन फेडरल। नीचे देख लेते हैं। अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 4 इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, 5 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, 6 ऑल इंडिया सर्विस जैसे IAS, IPS, IFS। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है इमरजेंसी प्रोविज़न 80 से। इस तरह का अगर प्रोविज़न है तो आप कह सकते हैं ये क्या है, यूनिटरी। ठीक है, नॉन फेडरल है। तो दोनों में देखिए, दोनों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों तरह का जो है प्रोविज़न मौजूद है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जा रहा है देख लीजिए आप। हैंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, अब कुछ लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग नाम दिया है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। केसी वीरे ने कहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कि ये क्वासी फेडरल है। मॉरिस जोन्स ने कहा बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा, ऑस्टिन ने कहा। और आइवर जेनिंग ने कहा
फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देख लेते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि फेडरेशन हैज़ नॉट बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान में फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 1 में कहा गया यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड अ जुडिशियल सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज इंडिपेंडेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक न्यायपालिका का स्थापना करता है जो कैसा होना चाहिए, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट में आपका जो कोई केस है तो आप वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हुए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप चले गए हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी जाके आप सेटिस्फाइड नहीं हैं जजमेंट से, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रक्रिया है, तो इस तरह के प्रक्रिया को हम लोग इंटीग्रेटेड मतलब कहते हैं कि हमारा जुडिशरी क्या है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी से क्या मतलब है, कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब हमारा जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से क्या रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, और फिर क्या है, नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, और जजों का जो टेन्योर है उसको सिक्योर किया जाता है, क्योंकि इसे इंडिपेंडेंट अगर रखना है तो उसका जो टेन्योर है उसको थोड़ा सिक्योरिटी देना ज़रूरी है। आजकल तो सिक्योरिटी मिलता है, उसको हटाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद हम लोग हिंदी में इधर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। ठीक है, संविधानों को नम्यता एवं अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला देख लेते हैं अनम्य यानी कठोर, जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जैसे 2/3 बहुमत। ठीक है, जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। अब नम्य यानी लचीला कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, देख लेते हैं इसको, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे कि आम कानून के निर्माण में। ठीक है, जैसे आपका ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, या दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, इस यहाँ पे मैं सिर्फ रीड कर दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान किया गया है। अब वो 2 तरह कैसे कैसे हम देख लेते हैं आर्टिकल इसके अंदर, आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा कुछ बात है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधन किया जाता है। ठीक है, देखिएगा ये फिर आर्टिकल, लेकिन ये संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये 368 जो है ये दोनों प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये नहीं प्रोवाइड करते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब नीचे हम लोग देख लेते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ये क्या होता है, थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। संघीय क्या होता है, शक्तियों का विभाजन, 2 सरकार, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके बाद लास्ट में है द्विसदनीयता। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं एकात्मकता क्या होता है, यानी गैर संघीय क्या होता है।
ठीक है, एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, ठीक है, 5 एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, उसके बाद आपातकालीन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दोनों में से सारा प्रोविज़न को कंटेन करता है। अब देखिए, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, किसने क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नाम दिया, हम लोग देख लेते हैं। केसी वेरे ने कहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल, मॉरिस जोन्स ने कहा बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ऑस्टिन ने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, और आइवर जेनिंग ने कहा फेडरेशन विद आ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नोट में देख लेते हैं, संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 1 में, तब जाके यहाँ पे क्लियर होगा जब हम लोग आर्टिकल 1 पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में देख लेते हैं एकीकृत एंड स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा हल्का यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग अच्छा से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा संविधान क्या कहता है कि भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। ठीक है, अब एकीकृत को थोड़ा सा देख लेते हैं। एकीकृत तो खैर मैं बता चुका हूँ, अगर आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट में फैसला नहीं मिलता है तो आप हाई कोर्ट जाइए, अगर हाई कोर्ट के जजमेंट से आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है, मतलब होता है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से अलग होना। ठीक है, जुडिशरी यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या होता है, सेपरेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कार्यकाल में सुरक्षा देता है, जो जजेस होता है उसको कार्यकाल में सुरक्षा प्रदान करता है, उसको हटाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज हम लोगों ने कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस किया है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.